आज हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके कारण जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। क्लियर है? तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक वायर लेते हैं इस तरह का, स्ट्रेट वायर ले लिए। अब यहाँ से किसी दूरी पे, ठीक है, यहाँ से किसी ए दूरी पे इस कंडक्टर है ना, कंडक्टर से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से किसी ए दूरी पे मुझे निकालना है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो क्या करें कि यहाँ से एक इस इंड को ज्वाइन कर देते हैं। ये इंड जो है इस पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। मान लो क्या बना रहा है, तो फाई बना रहा है, 5-1, ठीक है, 5-1 बना रहा है, ठीक। अब ये करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटें, डीएल एक एलिमेंट काटते हैं वायर का, और ये पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, क्योंकि मुझे लगाना है वायर्ड सर्वट लॉ। तो वायर्ड सर्वट लॉ में क्या कहा गया है कि छोटा सा करंट के कारण जो होगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो dB बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, इसमें कहा गया म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। आर ये पोजिशनल वेक्टर है, इस पॉइंट से उस पॉइंट के डीएल का, आईडीएल का दूरी, ठीक है। अब ये स्थिति है, अब ये जो स्थिति में, इस स्थिति में जब हम लाए तो यहाँ पे एंगल मान लो थीटा बना रहा है। आईडीएल जो है, आईडीएल एक वेक्टर है, आईडीएल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको कहा गया करंट एलिमेंट आईडीएल को कहा गया क्या है, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये क्लियर है, ये थीटा। अब ये जो फाई था, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बन रहा है, एक छोटा सा एंगल जो बन रहा है, ये मान लो कि है फाई, केवल क्या है, फाई, ठीक है। ये 5-1 था और ये फाई, और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला पॉइंट जो बना रहा है, ये एंड जो बना रहा है इसके साथ ये बना रहा है 5-2, 5-1 से 5-2 तक पूरा हो जाएगा करंट का, पूरे करंट को मेज़र कर लिया जाएगा। अब ये मेरे पास स्थिति आ गया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हमने क्या लिया, एक वायर लिया, वायर के इंड से इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब उस पॉइंट पे करंट के डायरेक्शन में ही एक आइडियल वेक्टर लिए, करंट एलिमेंट वेक्टर, आइडियल वेक्टर ले लिए। ये मेरे पास है करंट एलिमेंट आइडियल, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ से ये पोजिशनल वेक्टर ले लिए R, ठीक है। अब आइडियल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, dV = म्यू नॉट DL आइडियल साइन थीटा होगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि आइडियल साइन थीटा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि साइन थीटा को कैसे एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये फाई था, ठीक, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि साइन थीटा = निकालें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L है, इस लेंथ को। तो साइन थीटा = निकालें तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा अगर कैलकुलेट करा जाए
साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू निकालेंगे हम लोग थीटा के रूप में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखे हम, ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये फाई है। मेरे पास ये कितना था, ये वाला एंगल जो यहाँ दिया हुआ है, ये एंगल क्या है, फाई, ये फाई है, ये वाला एंगल। बहुत घिचपिच हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक फाई 1 है और ये वाला फाई है, फाई है, केवल फाई है। इसका इसके साथ ये एंगल फाई है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस फाई लिखा सकता है। अब यहाँ पे पुट कर दें इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस फाइव के। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। ये मेरे पास आ गया कॉस फाइव, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम का है, ठीक है। कॉस फाइव ले लिए, कॉस फाइव निकाल लिए। अब देखते हैं कॉस फाइव इस इक्वेशन से कैसे निकलता है। कॉस फाइव बराबर क्या लिखें हम, तो कॉस फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव निकाल लें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कौन हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ली थे ए, तो हम क्या ले लेते हैं ए, ठीक है। ये वाली दूरी ओ, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम लेते हैं पी। ये है मेरे पास ए, ये ले लेते हैं बी और ये ले लेते हैं ओ, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए बी हो गया, ओ हो गया, इसको ले लेते हैं सी। क्लियर है। अब हम कॉस थीटा लें तो कॉस फाइव ले लेते हैं, तो कॉस फाइव का वैल्यू इस एंगल के यहाँ पे बैठ करके, तो ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। और बेस किस रूप में है मेरे पास, ए के रूप में है। तो ए इक्वल टू क्या, नहीं ए अपॉन क्या लिखे हम, आर लिखेंगे। तो हमारे पास ए अपॉन क्या आ गया, आर। तो आर बराबर क्या निकल के आया यहाँ से, आर इक्वल टू क्या निकल के आया, ए अपॉन कॉस फाइव। आ गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इक्वेशन 1 मान लो इसको आप, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे ये वाली बात, ये जो आया तो कॉस फाइव आ गया। अब इसी ट्रायंगल में रहते हैं, सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी ओ सी में, पी ओ सी में ही tan फाइव ले लो आप, tan फाइव। तो tan फाइव बराबर क्या आ जाएगा, tan फाइव लेंगे तो tan फाइव बराबर क्या आ जाएगा, तो इस एंगल के सामने कौन है, ये है परपेंडिकुलर। तो P बाई बी होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया L, और बेस कौन हो गया A, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, L इक्वल टू A tan फाइव, ठीक है, आया A इक्वल टू A tan फाइव। अब हमारे पास जो आया A tan फाइव, ठीक, ध्यान से समझना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हमारे पास आया, जो dB आ रहा है, उस dB को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन मेरा उसका हो रहा है कि उसको कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया L tan फाइव। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखें हम, DL इक्वल टू क्या लिखें, A tan फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan फाइव का सेक स्क्वायर फाइव, ठीक, और इनटू डी फाइव होगा। इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये आ गया, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला पे, ये जो फॉर्मूला दिया गया था, ये किसके द्वारा गया था, बायोट सर्वेट द्वारा दिया गया था
ये फार्मूला। अब इस फार्मूला पे चलते हैं। तो इस फार्मूला में क्या कहा रहा है, इस फार्मूला में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं आप, कॉस फाइव, और कॉस फाइव को यहाँ पे कॉस फाइव लिख सकते हैं साइन थीटा को, ठीक है। और आर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, ए कॉसिक स्क्वायर फाइव, ठीक है। सारे को हम वैल्यू 1 का और वैल्यू 2 का और थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। तो इसको हटा दें, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे पुटिंग हम लिख देते हैं, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वेशन 1 2 in Biot सर्वट इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो डी बी इजकल टू क्या लिखेंगे हम, डी बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई, डी एल के जगह पे क्या लिखना है हमको, ए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव दिखाएगा डी एल के जगह पे, ठीक है। और साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम, कॉस फाइव, ठीक, अपॉन, ठीक है। आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए आर स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव है मेरे पास, तो कॉस स्क्वायर फाइव होगा तो ऊपर जाएगा ये कॉस स्क्वायर फाइव, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से हटाते हैं, आगे हम चलते हैं, ये समझ में आ रहा होगा कैसे होगा जो। अब इसको एक एक करके हम मिटाते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आप कॉस स्क्वायर फाइव और सेक स्क्वायर पे, तो कॉस इंटू सेक जो होता है ये और ये दोनों क्या हो गया, मिल के 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, और एक ए से एक ए गया, तो यहाँ पे डी बी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ये जो मेरे पास आया क्या हो गया, कॉस 5 डी फाइव, कॉस 5 डी फाइव आ गया ये। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन जब किए तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को किया। अब यहाँ पे हम चलें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये आ गया आई अपॉन ए था यहाँ पे, एक बचा हुआ रह गया था नीचे में, ए आया, इनटू कॉस 5 का, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो हम लिख दें साइन 5 लिख दें इसका इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक गया है, तो यहाँ से हम कहाँ 5 1 से कहाँ तक लेके गए हैं, 5 2 तक, 5 1 से कहाँ तक लेके गए हैं, 5 2 तक, ये 0 से कहाँ तक जाएगा, किसी बी तक। अब यहाँ पे चलते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस 5 साइन 5 आया। अब यहाँ पे 5 1 याद आ रहा है, 5 1 यहाँ पे हम लें तो इसको अगर मेज़र करते हैं, ये वाली एंगल को अगर मेज़र करें तो हमारा ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लें, तो इसको ले लेते हैं पॉजिटिव अगर, तो इसको हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, देखो यहाँ पे एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव कैसे लेना पड़ेगा, जो अगर ये एंगल लेते हैं आप 30 डिग्री तो इधर की ओर लेते हैं -30 डिग्री लेना पड़ता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे इधर लेना पड़ रहा है हमको एंगल, तो हो जाएगा -5 1, और इधर ले रहा है तो क्या हो जाएगा +5 2। समझ में आ रही बात,
कन्वेंशन के अनुसार। तो यहाँ पे -φ1 से कहाँ तक गया, +φ2 तक। यहाँ पे भी क्या लिखे हैं, -φ1 से कहाँ तक गया, +φ2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो इस वैल्यू पुट कर ले क्या लिखे हम, sin φ2 माइनस sin -φ1, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना हो गया, μ0I/4πa इंटू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आया μ0I/4πa, साइन फाई और माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। आप लोग पढ़ो ऑल साइन tan cos, ये जब पता होगा तो उसमें तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin φ2 प्लस sin φ1, ये आ गया आपके पास टोटल। यानी मैग्नेटिक फील्ड का किसी स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर, किसी उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें डिफरेंट एक दो केसेस है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको कैसे देखते हैं, देखिए एकदम सिंपल वे में, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया, मान लो कि एक वायर है, ठीक है, आपको बोला गया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। करंट कह रहा है I है, और यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी लेंथ दे देगा, मान लो कि A दे दिया है या कुछ भी दे दिया हो, ठीक, और यहाँ से मांग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाली दूरी दे रखा है, मान लो x है, या A ही था जो लेते हैं, A ही था, और ये इस पॉइंट पे इस एक एंड पे पूछ रहा है, कंडक्टर ये है। अब यहाँ से हमको पता है कि ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल हमको मालूम होना चाहिए, ये एंगल कितना है, और ये एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि वो कौन सा एंगल होगा डिफरेंट एंगल के लिए। जैसे मान लो कि 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में थीटा, अब फाई का वैल्यू जो होगा, फाई जो हम ले रहे हैं, कॉस फाई ले रहे हैं, ठीक, तो कॉस फाई का वैल्यू कॉस, ठीक है, तो उसके अनुसार से ही हमको वो वहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। जैसे अभी हम इस केस के ले लेते हैं, समझ में आ रही बात, ये एंगल दिया हुआ रहेगा, ये एंगल या ये एंगल दिया हुआ रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से बन जाएगा ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, केस ले लेते हैं, एग्जांपल नहीं केस लेते हैं, ठीक है। केस क्या है, केस 1, वेयर कंडक्टर इज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का है, कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो क्या होगा, तो कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो समझ लीजिए, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये एंगल क्या हो रहा है, ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, और इनफाइनाइट लेंथ के ये कितना एंगल हो जाएगा, φ1 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और φ2 कितना हो जाएगा, φ2 वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन इनफाइनाइट लेंथ के कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, B बराबर μ0I/4πa साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये आएगा। और यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो μ0I/4πa साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 हो गया 2 हो गया, यानी 2 से ये 2 गया तो कितना आ गया, μ0I/2πa, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के कारण। समझे, इनफाइनाइट वायर के कारण क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, ठीक, क्लियर है। अब केस 2 ले लेते हैं, ठीक। 2 में क्या कहा गया, जब 0 डिग्री हो,
यानी कि फाई का वैल्यू 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सा एलिमेंट होगा ना। अब 0 डिग्री तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और साइन इसका वैल्यू 0, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इनकी करंट कंसीडर ही नहीं किया कि कंडक्टर वहाँ पे है कि नहीं है, वहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है कि कंडक्टर भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इस पे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा जो बताते हैं आपके पास, इस तरह से लूप दे दिया जाएगा और लूप का बोलेगा कि हर एक लूप का ए स्क्वायर है और इसके सेंटर पे करंट का वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर है और इसके सेंटर पे, तो आपको क्या करना होगा, अगर करंट इस तरह से चल रहा है कंडक्टर में, लूप में, तो यहाँ से हम ये ऐसे बना लिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि डायगोनल है तो ये साइड ए साइड बराबर होता है, मुझे मालूम है ना। और एक दूसरे को डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर में 90 डिग्री पे कट करता है। ये साइड होता है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमको पता है कि ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं बीच वाला लाइन, ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से ये वाली दूरी भी, ये अगर a/2 हो जाएगा तो ये भी a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा, तो ये फिर वही बन जाएगा। तो ये 45 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक, जब 45 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0I/4π। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, a/2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2। अब एंगल कितना गया, 45 से 45 तक, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस साइन 45। यहाँ से कितना आया, μ0I/, ये से 2 से गया 2, तो कितना आया 2π a इंटू साइन 45 तो 1/√2 प्लस 1/, यानी कि 2/√2 आएगा। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे अगर, तो √2 से गुना कर देते हैं, √2 से गुना कर देते, तो ये 2 से 2 गया, तो क्या जाएगा μ0I√2 बटा में 2π a। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे एक वायर के कारण। अब इसी तरह से इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, यानी कि टोटल कितना होगा, 1 2 3 4, तो यानी कि इसको 4 से गुना कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर 4 इंटू √2 μ0I/2π a। अब यहाँ से ये काट दो, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 μ0 2√2 μ0I/π a। ये आ गया आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो किसी भी तरह का अगर ज्योमेट्रिकल फिगर पे रहे लूप, तो आराम से निकाला जा सकता है। बस आपको निकाल लेना है कि इस कंडक्टर जो है, उस कंडक्टर के सिमेट्री से कितने एंगल पे ये जा रहा है। और नहीं तो दूसरा तरीका भी है, इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, हम बताएंगे आगे।